स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यह है बिलियन का चौथा वीडियो। इससे पहले 3 वीडियो हो चुका है, अगर उसे नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। और मैं नहीं बोलता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज मैं बोल रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म हेडिंग है, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब चलते हैं, हम समझते हैं कि विलयनों के जो अणुसंख्य गुणधर्म होता है वह क्या होता है। तो देखिए, विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी विलयन है, उसका जो भौतिक गुण होगा उस विलयन में, ठीक है, विलय के कण जो होंगे उसकी संख्या पर निर्भर करेगा। जैसे मान लो कि हम ले लिए 1 लीटर विलयन, ठीक है। अब उसमें हम मान लीजिए कुछ भी विलय मिला दिए, ठीक है। तो अब विलयन का जो भौतिक गुण है ना, अब उस 1 लीटर जो आयतन है विलयन का, उसमें विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करेगा। तो उसी को बोला जाता है विलयन के जो भौतिक गुण विलयन के निश्चित आयतन में, यानी उसी आयतन के विलयन में जो भौतिक गुण होता है वह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे है, विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये चारों विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म हैं। एक इसको भी ले लेंगे तो आ जाएगा। अब इसमें पूछता है ना कि कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, तो ये चारों में से एक ऐसा ऑप्शन दे देगा जो कि नहीं रहेगा, तो वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है 1 नंबर में। तो या इस टॉपिक से विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म से पहला तो 1 नंबर का बन जाएगा बहुविकल्पी में यही कि निम्न में से अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो याद रखिएगा, ये सब अणुसंख्य गुणधर्म है। परासरण एवं परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, यह सब है विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे है परासरण। सबसे पहले हम समझते हैं कि परासरण क्या होता है। तो विलायक के अणुओं का, ठीक है, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली से होकर तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि कोई भी विलायक के अणु हैं, अर्धपारगम झिल्ली किसे कहेंगे। देखिए, झिल्ली किसे कहते हैं, कोई भी ठोस हो, द्रव है, गैस है, किसी भी द्रव्य का पतला सा पतला जो परत होता है उसी को बोलते हैं झिल्ली। अब ये झिल्ली जो होती है 3 टाइप का होता है। एक तो होता है पूर्ण पारगम्य झिल्ली, एक होता है अर्धपारगम्य झिल्ली, और एक होता है अपारगम्य झिल्ली। तो अब देखिए, पूर्ण पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है कि जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के कण एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाएं, तो उसे बोलेंगे पूर्ण पारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब होता है अगर विलयन है उसमें से केवल विलायक के अणु एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहे हैं, तो उस झिल्ली को हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। आज इसमें से ना विलायक के जा सके ना विलेय के जा सके, तो उसे हम बोलते हैं अपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो परासरण क्रिया किसे बोलेंगे, तो विलायक के अणुओं का, देखिए यहाँ पे लिखा है विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर तनु विलयन से, ध्यान दीजिएगा ये गड़बड़ हो जाता है, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। तो ये परिभाषा पूछ लेता है कभी कभी 1 नंबर में, परासरण किसे कहते हैं। नेक्स्ट आपसे यहाँ से प्रश्न बनता है 2 नंबर में कि परासरण व विसरण में अंतर बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम परासरण और विसरण को देख लेते हैं, हर एक पॉइंट को। देखिए, परासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना आवश्यक होता है, यानी परासरण क्रिया देख रहे हो ऊपर परिभाषा कि अर्धपारगम झिल्ली है। तो सबसे पहला जो अंतर है इन दोनों में कि परासरण क्रिया में क्या होगा, अर्धपारगम झिल्ली चाहिए, जबकि विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा है कि परासरण में विलायक के कण केवल एक दिशा में विसरित होते हैं, यानी कि परासरण क्रिया में केवल विलायक के अणु एक तरफ से दूसरे तरफ जाते हैं, जबकि विसरण में क्या होता है कि विलेय और विलायक दोनों के कण और किसी भी दिशा में विसरित हो सकते हैं, ठीक है।
आगे परासरण में विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में जाते हैं, जो कि परिभाषा में हुआ है। तो परिभाषा से ही 2-3 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो परासरण में विलायक के कण कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की तरफ जाते हैं, जबकि विसरण में ध्यान दीजिएगा कि विसरण में विलेय के कण, ठीक है, विलेय के कण सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। विलेय विलायक दोनों के कण जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे विलेय है तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि यहाँ विलायक है तो यहाँ विलेय कर देंगे, नहीं। विलेय विलायक किसी के भी कण किसी भी दिशा में जा सकते हैं। बस ये ध्यान देना है कि इसमें केवल विलायक जाएगा, इसमें विलेय और विलायक दोनों जाएगा। और ये याद रखना कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जाता है कि कम सांद्रता से अधिक, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे परासरण क्रिया केवल द्रव अवस्था में होती है, जबकि विसरण क्रिया ठोस, द्रव व गैस किसी भी अवस्था में हो सकती है। तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे है परासरण दाब। तो विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थितिकी दाब विलयन दाब की माप है। अब इसका मतलब आप समझो ऐसे, दूसरा परिभाषा यहाँ से देख लेना। ये तो आप याद रखना, विलयन का परासरण दाब बराबर द्रव स्थितिकी दाब, H गुणे D। H क्या होता है, वह द्रव का हाइट होता है, D जो होता है द्रव का घनत्व होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये सबसे सरल परिभाषा है। वह दाब जो परासरण क्रिया को रोक दे परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। अब परासरण दाब मापने की कई विधियां हैं, लेकिन आपसे कोई भी इसमें से एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे पेफर विधि है, मोर्स तथा फ्रेजर विधि है, वर्कले हर्टले विधि है, टाउनेड विधि है। ये सब विधि आपसे पूछा नहीं जाता है। पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाएगा। बस नाम याद रखना। हो सकता है कि आपको बहुविकल्पी में दे दे कि निम्न में परासरण दाब मापने की विधियां नहीं हैं या हैं करके, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बस ये याद रखना परासरण दाब किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका परासरण दाब के नियम। तो सबसे पहला नियम है बायल वानठाफ नियम, ये याद रखना। देखो ये परासरण दाब के नियम वैसे आपसे उतना पूछता नहीं है, लेकिन इस पे आधारित जो सूत्र होता है ना, फार्मूला बनता है इससे, ठीक, और उस पे आधारित आंकिक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, तो उसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सब नियम थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का जो परासरण दाब है विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी किसी भी विलयन का जो परासरण दाब यानी P है वह समानुपाती किसके होगी, उस विलयन की सांद्रता पर डिपेंड करेंगे। यानी P समानुपाती C, और समानुपाती ये चिन्ह बनाने में थोड़ा सा दिक्कत है, P बराबर KC हो जाएगा। यदि विलयन की सांद्रता C 1 मोल प्रति भी लीटर है तो हम कह सकते हैं P बराबर K/1/V, यानी PV बराबर K। ऐसे फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। फिर उसी तरह है चार्ल्स वानठाफ नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर, अब सांद्रता क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की परम ताप के समानुपाती होती है। यानी जो परासरण दाब होगा उस विलयन के ताप के समानुपाती होगा। यानी ताप बढ़ेगा तो परासरण दाब भी बढ़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसके समानुपाती रहेगा तो एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज़ घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अभियुत क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर किसके समानुपाती है, ताप के। तो अगर मान लीजिए पूछ दिया कि भाई 2 विलयन हैं जिनकी सांद्रता समान है, एक का टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है और एक का है 400 केल्विन, तो किसका परासरण दाब अधिक होगा, तो आप इससे बता देंगे जिसका टेम्परेचर अधिक होगा, ठीक है। वन हाफ की विलयन की समीकरण, यानी विलयन का समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। PV बराबर K डैश, PV बराबर NRT, PV बराबर RT। ये निगमन करने को नहीं पूछा जाता है, इस पे आधारित केवल प्रश्न पूछ लिया जाता है, आंकिक प्रश्न जिसे हल करना होता है। फिर ये वन हाफ समीकरण के उपयोग क्या हैं, तो अवाष्पशील यौगिकों के विलयनों के परासरण दाब की गणना करना, परासरण दाब ज्ञात होने पर अवाष्पशील यौगिकों के अणुभार की गणना करना, ठीक है। ये सब है, कुछ ये छोटे छोटे परिभाषा हैं जिन्हें याद रखिएगा। ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है 60 में एकदम। समदाबी विलयन क्या होते हैं, ऐसे विलयन जो समान ताप पर समान वाष्प दाब प्रदर्शित करते हैं। अति परासारी विलयन क्या होता है, समान ताप पर
दो विलयनों में अधिक परासरण दाब रखने वाला विलयन अति परासारी विलयन कहलाता है। अल्प परासारी विलयन समान ताप पर दो विलयनों में कम परासरण दाब रखने वाला विलयन अल्प परासारी विलयन कहलाता है। यह सब एक एक दो दो लाइन में परिभाषा है, इसे याद रखना। अब देखिए ये आंकिक प्रश्न है, ठीक है। देखिए लिखा है 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, यानी टी आपको निकालना यदि पड़ेगा, मान लो यहाँ से बता दे रहा हूँ, सारा प्रश्न के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कि नहीं। यहाँ देखिए 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो अगर टी हमें चाहिए कैपिटल टी अगर हमें चाहिए कैपिटल टी, तो क्या करना पड़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस में आपको 273 केल्विन का 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। इसे जोड़ दीजिएगा तो पूरा टोटल जितना है कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 283 केल्विन, ठीक है। यहाँ के तो ये टेम्परेचर यानी कैपिटल टी का मान हो जाएगा, ठीक है। 10 ग्राम कार्बनिक विलेय पदार्थ, यानी विलेय का भार दिया है 10 ग्राम, 1 लीटर विलेयन यानी आयतन आपको दिया है 1 लीटर, विलेयन का परासरण दाब आपको दिया है इतना हुआ है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो निकाल लेंगे आराम से। देखिए कौन सा सूत्र लगेगा आपको, इधर से मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये वाला सूत्र लगेगा, ठीक है। पी भी बराबर एन आर टी वाला। अब एन क्या है, मोलों की संख्या, तो मोल कैसे निकालते हैं, भार यानी डब्लू बटा अणुभार, भार बटे अणुभार, तो भार दिया है विलेय का, अणुभार निकाल लेंगे। अणुभार कैसे निकलेगा, आप यहाँ से देखिए कौन सा यौगिक है, कार्बनिक पदार्थ है, अणुभार आपसे पूछ ही रहा है, भार दिया है तो आप रख के निकाल लीजिएगा। उसी तरह यहाँ 27 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ भी 27 जोड़ देना, 273 में 300 हो जाएगा टी का मान। 5% यूरिया यानी 5 ग्राम यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक अलग सा वीडियो हम आपको देंगे जिसमें सारे आंकिक प्रश्न रहेंगे, ठीक है। आगे है वाष्प दाब का अवनमन, तो इसको हम किसी अन्य वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि जितना आज बताए हैं उतना आपको समझ में आया, और आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ये नोट्स बहुत ही अच्छा है, ऐसा नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है यूट्यूब पे। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंडों को